हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए पार्ट 20 में हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक, जिसमें अब से हम कुछ आपको करीब 4-5 अभी स्लाइड्स आएंगे, क्लासेस आएंगी या फिर वीडियोस आएंगे, जिसमें हम क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्रिवेंशन से रिलेटेड है, यानी कि जो इसको सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाई गई है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आज हम पढ़ने वाले हैं UNFCCC के बारे में, क्योटो प्रोटोकॉल और बाली मिट यानी कि बाली समिट के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक, जिसको यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये इसका ओरिजिन कैसे होता है, ये कब बना, कहाँ बना, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देखेंगे कि 1992 में 1992 में एक कॉन्फ्रेंस होता है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, ये ब्राज़ील में है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस किया जाता है किस चीज़ का? एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट यानी कि इन्वायरमेंट का किस तरीके से हम प्रोटेक्शन कर पाए, ये सारी चीज़ें जो खराब हो रही हैं उसको हम कैसे सही करें, ग्लोबल वार्मिंग या जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर कॉन्फ्रेंस होता है 1992 में रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस को अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अर्थ समिट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहला आपको इतना बड़ा एक्सटेंसिव मीटिंग होती है या समिट होता है अर्थ को सेव करने के लिए। ठीक है, इन्वायरमेंट का मतलब क्या? अर्थ का इन्वायरमेंट, अर्थ को सेव करने के लिए। इस वजह से इसको अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोविजन आता है, यहाँ पर एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है, जिस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग सारी वर्ल्ड कम्युनिटी को, जितने भी कंट्रीज हैं, जिन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया इस मीटिंग में, उन सबको काम करना होता है। तो वही जो फ्रेमवर्क बनता है जिसके अंडर ये काम करना है, उसी फ्रेमवर्क को कहा जाता है UNFCCC। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इस पूरे क्लाइमेट सिस्टम को, पूरे अर्थ को सेव करने के लिए जो हमारी एंथ्रोपोजेनिक इंटरफ्रेंसेस हो रही हैं, यानी कि मैन मेड, ह्यूमन के द्वारा ये सारा इंटरफेयर किया जा रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं इनके इमिशन को स्टेबलाइज किया जा सके, इनके इमिशन को कम किया जा सके, ताकि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ये सही हो पाए, अर्थ को हम सेव कर पाए। ठीक है, तो ये जो फ्रेमवर्क बनाया जाता है UNFCCC, ये एक नॉन बाइंडिंग फ्रेमवर्क है। ध्यान रखिए, ये सब क्वेश्चंस आते हैं कि दिस इज लीगली बाइंडिंग और नॉट। ठीक है, इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। UNFCCC जो फ्रेमवर्क है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है किसी पे, ये इंडिविजुअल कंट्री पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से और कितने टाइम तक वो ग्रीन हाउस गैस के इमिशंस को कम करेंगे। ठीक है, ये इंडिविजुअल कंट्री पर डिपेंड करता है। इस हिसाब से ये एक लीगली नॉन बाइंडिंग ट्रीटी हुई। ओके, लेकिन अब देखेंगे कि UNFCCC के तहत ही बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं। आप देखेंगे जेनेवा प्रोटोकॉल है, फिर आपको क्योटो प्रोटोकॉल है, फिर पेरिस क्लाइमेट जो प्रोटोकॉल है 2015 में हुआ। इस तरीके से सारी के सारी UNFCCC के अंदर में ही है। तो UNFCCC जो है ये एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये कह दिया गया कि एक हम बड़ा सा एक डब्बा बना के दे देते हैं आपको, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है इसके लिए अलग अलग से रूल बनाया गया। ये इस तरीके से समझ लीजिए कि एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें अलग अलग रूल बना रखा है। तो उसी तरीके से ये एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसको UNFCCC के नाम से जानते हैं। तो इस फ्रेमवर्क के अंदर जितनी भी बातें कहेंगे, अब कह तो दिया गया कि इसको ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है, ये हम सारा काम करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? इसके लिए अलग अलग प्रोटोकॉल और एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं। ठीक है,
और ये आपको प्रोटोकॉल्स या एग्रीमेंट ये लीगली बाइंडिंग हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं, अलग अलग सबका मैकेनिज्म है। नेक्स्ट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको COP शॉर्ट में कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब ये है कि वे जितनी पार्टीज, पार्टीज का मतलब यहाँ पर है कंट्रीज, ठीक है, पार्टीज का मतलब यहाँ पर कंट्रीज, ये जितनी भी कंट्रीज इस समिट में पार्टिसिपेट की थी, इन सारे कंट्रीज के ग्रुप को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जब भी ये मिलते हैं तब उसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ कंट्रीज, पार्टीज मतलब कंट्रीज, ठीक है। तो इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP कहते हैं। तो टोटल करीब 197 नेशंस थे जिनको मिला के ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बनी हुई है। ओके, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि COP की जो मीटिंग है वो एनुअली हो रही है, कब से, 1997 से। ध्यान रखिएगा, अगेन ये सब क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं कि 1995 से 1995 से एनुअली COP की मीटिंग हो रही है। बहुत ही हिस्टोरिक मीटिंग एक हुई थी 2015 में, जब पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसको जो 21st सेशन ऑफ COP था, जिसको COP 21 भी कहा गया, याद रखिएगा COP 21 था, जो मीटिंग फ्रांस के पेरिस में हुई थी दिसंबर 2015 में, ठीक है। इसमें यह तय किया गया कि 2020 के बाद हमें क्या करना है, ठीक है, क्योंकि 2020 से पहले का टारगेट फिक्स था। एक मैं ओवरव्यू दे दूं, इस एक क्योटो प्रोटोकॉल आया हुआ था, नाम तो आपने सुना ही होगा। क्योटो प्रोटोकॉल के दो टारगेट्स थे, एक टारगेट जो 2008 से 2012 तक था और दूसरा टारगेट 2013 से लेके 2020 तक था, ठीक है। तो 2008 से 20 तक का तो ये क्योटो प्रोटोकॉल ही कवर करता था। अब 2020 के बाद हमें क्या करना है, इसके लिए कुछ यहाँ पर नहीं बताया गया था। तो यही डिसाइड करने के लिए COP 21 था, जो पेरिस में हुआ था, कि हमारा क्या स्ट्रेटजी होगी क्योटो प्रोटोकॉल की इस दूसरे चरण या स्टेप के या टाइम के खत्म होने के बाद, यानी कि 2020 के बाद, ठीक है। तो जो पार्टीज है UNFCCC में, इसको क्लासिफाई किया गया कई ग्रुप्स में, जैसे कि Annex 1 हुआ, Annex 2 हुआ, इसके बाद आपको Annex B भी आएगा, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। तो Annex 1 में यहाँ पर आप देखेंगे कि 43 पार्टीज हैं, यानी कि 43 कंट्रीज हैं। ये मेनली वो कंट्रीज हैं जो इंडस्ट्रियलाइज यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, एंड इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। इकोनॉमी इन ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि वो डेवलप्ड होने के कगार पे हैं, वो बढ़ रही हैं, ठीक है। तो ऐसे जो कंट्रीज हैं इनको Annex 1 में रखा गया। Annex 2 में जो कंट्रीज थी उनमें से कुछ कंट्रीज आपको Annex 1 वाले भी रखी गई थी, ठीक है। जैसे कि Annex 1 की 24 कंट्रीज Annex 2 में भी रखी गई थी। तो इसके अलावा इसमें यूरोपियन यूनियन भी था। अब यूरोपियन यूनियन के अंडर में बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो Annex 1 में से 24 कंट्रीज को Annex 2 में भी रखा गया, यूरोपियन यूनियन को इंक्लूड करके। इसके अलावा इसमें OECD के भी कंट्रीज थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इस Annex 2 में जो कंट्रीज रखी गई हैं, इनका काम क्या था? इनका काम था फिनेंस प्रोवाइड करना एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट देना। किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज और इकोनॉमी इन ट्रांजिशन और एनी लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज जिसके पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है मिटिगेशन या एडेप्टेशन लाने के लिए, ठीक है। तो उन कंट्रीज को फिनेंशियली और टेक्निकली सपोर्ट करने का काम इस Annex 2 में जो कंट्रीज रखी गई हैं ये उनका था, ठीक है। नाउ Annex B में जो कंट्रीज थी वो क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग रखी गई थी। तो क्योटो प्रोटोकॉल में हमें ये पता है कि 2 चरण में अप्लाई किया गया था। तो एक जो स्टेप था 2008 से 12 के बीच में जो ये टारगेट रखा गया, उसके बाद
2013 से 20 के बीच में जो टारगेट रखा गया, तो इसमें ये कहा गया कि 2008 और 12 और 2013 और 2020 ये जो दो ग्रुप टाइम के ग्रुप हो गए, इन दोनों में जिस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है वो कंट्री एनेक्स बी में रखे जाएंगी। ठीक है, यानी कि इन दोनों टारगेट के टाइम पे जिनको ये टारगेट दिया गया था कि आपको इतना कम करना है, वो कंट्रीज एनेक्स बी में रखी जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये अमेंडमेंट्स हैव नॉट इंटर्ड इनटू फोर्स, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। लेस डेवलप कंट्रीज का मतलब आपको पता ही है, नाम से ही है कि वैसे कंट्रीज जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है इस तरीके के काम करने के लिए, तो मैंने यहाँ पर देखेंगे 49 कंट्रीज इस लिस्ट में रखी गई थी। नॉन एनेक्स वन कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, या फिर डेवलपिंग कंट्रीज जो कि खुद उतने डेवलप नहीं है जो इस काम को कर पाए, उनके लिए ज़रूरी है कि एनेक्स 1 या एनेक्स 2 में जो कंट्रीज रखी गई हैं वो फाइनेंशियली सपोर्ट करें। ठीक है, तो ये पूरा एनएफ जो यूएनएफसीसी जो है उसके अंडर में ये सारा का सारा आपको क्लासिफिकेशन किया गया। तो अब इससे बात अब आगे बढ़ती है, तो एक मीटिंग और होती है कॉप थर्ड की। हर एक कॉप यानी कि सीओपी आपको रटना जरूरी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है। ठीक है, तो सीओपी की मीटिंग होती है जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1995 में ये मीटिंग होती है। ठीक है, लेकिन ये जो था इसको अडॉप्ट किया जाता है 1997 में, यानी कि 2 साल बाद अडॉप्ट किया जाता है। लेकिन इन फोर्स में ये कब आती है? 2005 में। ठीक है, क्योटो एक शहर का नाम है, तो वहाँ पर जो मीटिंग होती है 1995 में होती है। उस प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया जाता है 1997 में, 2 साल बाद, और इसके जो प्रोविजंस थे रेटिफिकेशन के बाद इसको फोर्स में लाया जाता है 2005 में। ठीक है, इन शॉर्ट केपी मतलब क्योटो प्रोटोकॉल इज व्हाट ऑपरेशनलाइजेज द कन्वेंशन, कि किस तरीके से जो हमारा अर्थ समिट या UNFCCC में जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं उसको किस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीज़ें इसमें कहा गया। ठीक है, नाउ इसमें टारगेट की बात की गई। टारगेट इसमें कहा गया कि इट सेट्स बाइंडिंग इमिशन रिडक्शन टारगेट ऑफ 37 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री एंड द यूरोपियन यूनियन इन इट्स फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड। बाइंडिंग मिशन है, ध्यान रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल वाज बाइंडिंग फॉर फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड 2008 से लेके 2012 तक, ये पहला कमिटमेंट पीरियड था। ठीक है, तो वाई के पी बैंड्स ओनली डेवलप कंट्रीज, केवल डेवलप कंट्री के लिए ये बैंडिंग क्यों था? ये जो डेवलपिंग कंट्रीज थी या जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज थी, ये उनके लिए बैंडिंग नहीं था, ये केवल डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बैंडिंग था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये उस समय माना जाता था, आज भी माना जाता है, कि ये आज जितना भी पॉल्यूशन हुआ है ये उन डेवलप्ड कंट्री की वजह से हुआ है जो उस समय जो 90s के समय में डेवलपिंग कर रही थी, और ये सारा का सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उस समय हुआ। जो आज लिस्ट डेवलप कंट्रीज हैं या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये तो डेवलप अभी आप 1970-80 के बाद ये डेवलप करना स्टार्ट की है, तो उससे पहले तो पॉल्यूशन हो चुका था, और वो करने वाले वो डेवलप्ड कंट्रीज थी जो पहले से इंडस्ट्रियलाइज थी। तो इसलिए ये इथिकली या मोरली ये उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसमें ज़्यादा वो भागीदारी दे क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, इसलिए ये डेवलप कंट्रीज पर बाइंडिंग रखा गया कि क्योंकि ये आपकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपने ही इसको पॉल्यूट किया हुआ है, बाकी सब तो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको उन पर बाइंडिंग रखा गया। यहाँ पर एक और कंसेप्ट आया था इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, CBTR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन यानी कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करना है,
तो दिस इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन डेवलप्ड कंट्री पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पोल्यूट किया है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैवियर बर्डन ऑन डेवलप्ड कंट्रीज। तो इसमें टारगेट दिया गया, जो पहला कमिटमेंट पीरियड 2008 से 2012 था, इसमें टारगेट दिया गया कि एवरेज आपको 5% तक का जो इमिशन रिडक्शन करना है ऑन द लेवल ऑफ 1990 के लेवल पे। ठीक है, जितना आप इमिशन करते थे 1990 में, उसके लेवल पे 5% का आपको रिडक्शन करना है 2008 से लेकर 2012 इन सालों के बीच में। आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ था पूरा क्योटो प्रोटोकॉल: रिपोर्टिंग एंड verification of procedures, flexible market based mechanism and a compliance system। रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सही में इस कंट्रीज ने जो रिपोर्ट किया हुआ है कि हमने इतना इमिशन किया, हमने इतना इमिशन में रिडक्शन किया, ये एक पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। कोई गलत रिपोर्ट भी कर सकता है कि हमने 10% रिडक्शन कर लिया, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए, इस ये पूरा प्रोसेस तैयार करना, और उसने सही में डेटा उन्होंने दिया है या नहीं, इसको वेरीफाई भी करना। इसके लिए पूरा पूरा एसओपी होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर होना चाहिए। नाउ फ्लेक्सिबल मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, इसके अकॉर्डिंग कुछ कार्बन ट्रेडिंग वाली चीज़ें आती हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। एंड कंप्लायंस सिस्टम, कंप्लायंस सिस्टम का मतलब किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, हर कोई इसको मान रहा है या नहीं मान रहा है। जैसे कि आज देख रहे हैं यूएसए जो था, पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट था उससे बाहर निकल गया। तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखना कि किस तरीके से कंप्लायंस है, यानी कि इम्प्लीमेंट कराने वाली चीज़ें सही से हो रही है नहीं। मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड अभी मैकेनिज्म आगे आएगा। ठीक है, यानी मेनली यहाँ 2 चीज़ें थी, इमिशन रिडक्शन कमिटमेंट एंड फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म। तो इमिशन रिडक्शन कमिटमेंट का मतलब 2008 से 2012 के बीच में रखा गया कि आपको 5% करना है 1990 के लेवल पे, तो आप कर रहे हैं नहीं, यानी कमिटमेंट जो आपने किया हुआ आपको दिया गया वो कर रहे हैं नहीं। साथ ही साथ फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म अभी हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो इमिशन रिडक्शन कमिटमेंट में बाइंडिंग इमिशन रिडक्शन ऑन डेवलप्ड कंट्रीज, स्पेस टू पोल्यूट वाज लिमिटेड, यानी कि अब ज़्यादा पोल्यूट नहीं कर सकते हैं उसमें, तो आपको रिडक्शन ही करना है अब। एंड CO2 बिकम न्यू कॉमोडिटी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अब एक नया कॉमोडिटी बना दिया गया। तो कॉमोडिटी बनने की वजह से अब आप कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रेड कर सकते हैं। इसी से कंसेप्ट निकल के आया कार्बन ट्रेडिंग का। सुना है ना आपने, कार्बन ट्रेडिंग, यहाँ पर इसको कॉमोडिटी बना दिया गया। फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर 4 चीज़ें बताई गई हैं। एक है ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री एक साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए ये एक यूएसए हो गया और यहाँ पर इंडिया हो गया। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। यूएसए कहेगा कि देखिए भाई साहब, बात यह है कि मैं तो 5% रिडक्शन नहीं कर सकता। ठीक, और तो इस बेसिस पे यूएसए कह रहा है कि मैं तो रिडक्शन ये कर नहीं सकता, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको टेक्नोलॉजी दे रहा हूँ। इंडिया को कहा कि मैं आपको टेक्नोलॉजी दे रहा हूँ, तो आप एक्चुअली क्या कीजिए, आप 5% तो कम कर ही रहे हैं अपना, तो ये टेक्नोलॉजी में जो आपको दे रहा हूँ इसको इस्टेब्लिश कीजिए, और इसको अलावा साथ साथ आप 5% और जो मेरा हिस्सा है ना उसको भी आप कम कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर किया गया कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में इम्प्लीमेंटेशन कर रही है प्रोजेक्ट को। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या, प्रोजेक्ट लगाना, कोई रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट, कोई सोलर पावर प्लांट लगा रही है, विंड से बिजली कैसे बनी जाए उसके लिए इंस्टॉलेशंस लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इस तरीके का प्रोजेक्ट जो कि जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन कहलाएगा। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में भी यही है कि एक कंट्री यहाँ पर प्रोजेक्ट देती है या दूसरे कंट्री में प्रोजेक्ट लगाती है, तो यहाँ पर भी आपको टेक्निकल सपोर्ट किए जाते हैं। इमिशन ट्रेडिंग, इस इमिशन ट्रेडिंग में आपको आएगा कार्बन ट्रेडिंग के बारे में। तो कार्बन ट्रेडिंग 2 तरीके की होती है। ठीक है, चलिए
तो कार्बन ट्रेडिंग जो होती है दो तरीके की होती है, इमिशन ट्रेडिंग और ऑफसेट ट्रेडिंग। तो इमिशन ट्रेडिंग में क्या होता है, इमिशन ट्रेडिंग को हम कार्बन क्रेडिट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि a permit which allow a country or organization to produce a certain amount of carbon emission and which can be traded if full allowance is not used। इसका मतलब ये समझिए कि यूएसए जिसको 5% कम करना था, इसने 5% कम नहीं किया, ठीक है, 5% इसने और ज़्यादा कर लिया। इसका मतलब लगभग इसका 10% हो गया, इसने ज़्यादा कर लिया। तो अब ये जाएगा किसी दूसरी कंट्री के पास, ठीक है, मान लीजिए कोई कंट्री बी है, इसने 10% तक या 15% तक कम कर लिया है, जबकि इसको 5% कम करना था, तो उसने 15% कम कर लिया। तो यूएसए जाएगा कि देखिए भाई साहब मैंने 10% तक ज़्यादा इमिट कर दिया है, तो आप एक काम कर लीजिए कि ये जो मेरा 10% है ना, ये आप मुझसे ये आप ले लीजिए, इसके वजह से मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो ये क्या कंट्री करेगी कि इनका 10% ये ले लेगी, तो नेट क्या बचेगा, सिर्फ 5%। तो इस तरीके से ये जो कॉम्बिनेशन है ना वो बना रहेगा, इसको कहते हैं हम इमिशन ट्रेडिंग, ठीक है। ऑफसेट ट्रेडिंग में क्या कहते हैं, इसमें यह कहा जाता है, इसका सीधा उल्टा, मान लीजिए बी कंट्री है, बी कंट्री को 5% कम करना था, इसने 15% कम कर लिया, ठीक है। यूएसए है, इससे कम नहीं हो रहा था, ठीक है, इसने 10% तक ज़्यादा कर लिया, कम नहीं किया, ज़्यादा पोल्यूट कर लिया। तो अब ये कंट्री क्या करेगी कि देखिए मेरे पास 10% एक्स्ट्रा है, आप मेरे से ले लीजिए और मुझे पैसा दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ऑफसेट ट्रेडिंग काम करती है। नेक्स्ट बेनिफिट्स क्या है फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म के, कि स्टिमुलेटिंग ग्रीन इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलप कंट्रीज टेक्नोलॉजी देती हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, तो इस तरीके से इमिशंस रोकते हैं। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पर मौका मिलता है कि अपने इमिशंस को कम कर पाए। जो ओल्डर और डर्टियर टेक्नोलॉजी होती है उसको रिप्लेस किया जाता है नई क्लीन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये मार्केट मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा। जहाँ तक कंप्लायंस मैकेनिज्म का सवाल है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथन द प्रोटोकॉल्स इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी, यानी कि ये आपकी ड्यूटी है कि किस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम किया जाए। सपोर्ट द कार्बन मार्केट क्रेडिबिलिटी, ठीक है। तो जिस तरीके से कार्बन ट्रेडिंग हो रही है इसको सपोर्ट करने की बात की गई है। साथ ही साथ जो पार्टीज हैं उनके बीच में आपको अकाउंटिंग में ट्रांसपेरेंसी देखने को मिले, यानी कि जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि मैंने इतना कम किया वो सही है या नहीं, यानी कि एसओपी यहाँ पर अपनाई जानी चाहिए, स्टैंडर्ड और प्रोसीजर होनी चाहिए उनके अकाउंटिंग का और उनको वेरीफाई करने का, ठीक है। अगर आप नॉन कंप्लायंस करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के साथ, यानी कि अगर आपको जितना टारगेट दिया गया उसको पूरा नहीं करते हैं, तो फिर आपके साथ क्या होगा, आपके साथ हो सकता है कि कोई जॉइंट प्रोजेक्ट आपकी कंट्री में इम्प्लीमेंट ना किया जाए, आपको पेनल्टी के रूप में ये किया जा सकता है। या फिर आपने जिस टाइम के लिए जितना कहा था कि हम इतना करेंगे, जैसे कि 2008 से लेकर 2012 तक कहा गया है कि 5% आपको रिड्यूस करना है, अगर आपने नहीं किया तो 2012 के बाद जो नेक्स्ट टाइम आएगा उसमें आपको ये जो करना था वो तो करना ही है, उसके साथ साथ आपको एडिशनल 30% का और कम करना पड़ेगा नेक्स्ट पीरियड में। तो 30% से ज़्यादा आसान है 5% कम करना, 30% तो बहुत है, तो ये पेनल्टी है कि आपको फिर नेक्स्ट में 5% तो कम करना ही पड़ेगा, एडिशनल 30% कम करना पड़ेगा, तो ये दिक्कत हो जाएगी। कंट्री कुड बी बैंड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन कैप एंड ट्रेड प्रोग्राम। कैप एंड ट्रेड प्रोग्राम का मतलब जो कार्बन ट्रेडिंग होती है ये लोग ट्रेड ना कर पाए। अब मान लीजिए ज़्यादा इसने इमिशन कर दिया, तो अभी सोच रहा हूँ कि मैंने ज़्यादा इमिशन कर दिया तो मैं कहीं जाऊँ अपना कार्बन बेचने के लिए, जिसने इमिशन कम किया हुआ है तो कोई कर देगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पेनल्टी मिल सकती है, ठीक है। तो इसके बाद एक मीटिंग होती है अब 2007 में, क्योंकि मीटिंग हो गई, उसके बाद 2007 में पहुँचते हैं बाली इंडोनेशिया में है ना। तो इंडोनेशिया में पहुँचते हैं, बाली समिट यहाँ पर होती है।
बाली समिट में का जो ऑब्जेक्टिव था, एम था, इसका एम यह था टू रिड्यूस द ग्रीन हाउसेस गैसेस इन द एटमोसफियर, जिसकी वजह से सीसी मतलब कार्बन क्रेडिट नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो 12 तक का तो टारगेट हो गया कि 2008 से 2012 तक क्योटो प्रोटोकॉल में पहला कमिटमेंट पीरियड हो गया। लेकिन अब आफ्टर 12, अब 2012 के बाद क्या करना है? ठीक है, तो अब डेवलपिंग कंट्रीज जिस तरीके की, जैसे इंडिया और चाइना टाइप की डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनका कहना है कि इनको मतलब यहाँ पर ये भी आया कि कहा गया कि इनको भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप कंट्रीज को मिली हुई है। यानी डेवलप कंट्रीज के लिए आपको बाइंडिंग रखा गया है और इन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बाइंडिंग नहीं रखा गया, तो इनको लिए भी बाइंडिंग रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आजकल ये भी इकोनॉमिकली ग्रो कर रही हैं और ज़्यादा इमिशन कर रही हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक इस अब देखेंगे कि बाली समिट में उतना कुछ हो नहीं पाया था, इस चीज़ को ध्यान में रख के। अभी इसमें प्रॉब्लम थी यहाँ, तो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट 2015 में भी इसमें प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो वही चीज़ कि 2012 के बाद हमें क्या करना है यह डिसाइड करना था बाली समिट, बाली मीटिंग में। तो बाली मीटिंग में देखेंगे कि यहाँ पर एक 2 साल का रोड मैप तैयार किया जाता है। सॉरी, 2 साल का रोड मैप नहीं, यहाँ पर ये कहा जाता है कि 2 साल बाद हम 2009 में जो कोपेनहेगन में मीटिंग होगी, हम उसमें फाइनलाइज करेंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर बाली समिट में एक फ्रेमवर्क दिया गया। ठीक है, एक रोड मैप दिया गया कि इस रोड मैप पर ही हमें चर्चा करनी है। कब? जब हम 2009 में कोपेनहेगन में हमारी मीटिंग होगी। तो इस रोड मैप में क्या कहा गया? इस रोड मैप में कहा गया बाली एक्शन प्लान के बारे में। तो बाली एक्शन प्लान के बारे में सीधी बात यही लिखी गई थी कि 2012 के बाद भी ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने का, ये लॉन्ग टर्म में ये चलते रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक एडहॉक वर्किंग कमेटी यानी कि एक टेम्पररी वर्किंग कमेटी होगी ऑन फर्दर कमिटमेंट फॉर अनेक्स 1 पार्टीज अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, निगोशिएशन एंड देयर 2009 डेडलाइन। तो आप देखें ना, 2009 में यहाँ पर ये तय किया गया कि इन 2009 में हम इसे फाइनलाइज करेंगे कि हमें क्या करना है। फिर अब 2009 में के बाद ये जो नेक्स्ट 1 पार्टी जो थी, जो यूएनएफसीसी के अंडर में रखी गई हैं, उनका काम क्या होगा यह डिसाइड करना इस एडहॉक वर्किंग कमेटी का होगा। यहाँ पर एडप्टेशन फंड की भी बात की गई कि एडप्टेशन फंड भी हम लाने की कोशिश करेंगे। ये फंड क्यों आएगा? ये फंड इसलिए आएगा कि ये जो इम्पैक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, इन इम्पैक्ट को किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सके, उसके लिए एडप्टेशन फंड होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किस तरीके से की जाएगी डेवलप कंट्रीज से लिस्ट डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज को, डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा इस पर डिसीजन लिए जाएंगे। साथ ही साथ जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो इमिशंस हो रहे हैं उनको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, ये सारी की सारी बातें कही गई कि हम कोपेनहेगन 2009 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसा कहा गया बाली समिट में। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। बाली एक्शन प्लान में भी वही था कि हम इसको आगे भी बियॉन्ड 2012 से लॉन्ग टर्म में हम इसे जारी रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मेन 5 कैटेगरीज भी बताई गई इन सारी चीज़ों को। शेयर्ड विजन, मिटिगेशन, एडेप्टेशन, टेक्नोलॉजी, फिनेंसिंग, सभी बातों का मतलब आप समझ रहे होंगे। शेयर्ड विजन का मतलब कि हम जितने भी लोग हैं सीओपी में, हमारा एक मोटो जो है वो सेम है कि हमें ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करना है। मिटिगेशन हमें करना है कि वही रिडक्शन की बात हो रही है। एडेप्टेशन की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको किस तरीके से मिनिमाइज किया जाए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड financial support to developing countries and list developing countries to implement this project। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने 3 चीज़ें यहाँ पर पढ़ी बाली समिट तक। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोपेनहेगन समिट से, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।